जैन दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ। कई लोगों ने दोस्तों आग्रह भी किया कि इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर के आइए। इसलिए दोस्तों आपकी दरख्वास्त पर यह रिपोर्ट आपके बीच में पेश कर रहा हूं। दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जज खुद ही जज को चुनते हैं बिना किसी पारदर्शिता के, और नतीजा क्या निकलता है? भाई भतीजावाद का बाजार गर्म, योग्यता का गला घोंट दिया जाता है और न्यायपालिका पर जनता का भरोसा चूर चूर हो जाता है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था का कॉलेजियम सिस्टम, जो दोस्तों साल 1993 से चला आ रहा है, आज लगातार विवादों के घेरे में फंसा हुआ है। बार बार ये अटकलें उड़ रही हैं कि अब इस अपारदर्शी क्लब को खत्म करने का समय आ चुका है। और दोस्तों, इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का एक धमाकेदार बयान आया था सामने। वो इस बदलाव की शुरुआत का संकेत भी दे रहा है। हरीश साल्वे ने खुलेआम कॉलेजियम को फ्लॉड यानी कि दोषपूर्ण करार देते हुए कहा कि हर संस्था को खुद को रिफ्रेश करना चाहिए और अब इसको भी रिफ्रेश करने का समय आ चुका है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। और जजों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है, क्योंकि अब लगातार जजों की नियुक्ति को लेकर के देश में सवाल पूछे जा रहे हैं। यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं था दोस्तों, बल्कि न्यायपालिका के काले सच को उजागर करने वाला एक तीर है जो पूरे सिस्टम को हिला रहा है। आइए दोस्तों, इसे जरा गहराई से ही समझते हैं और इसके खिलाफ में लगातार आवाज क्यों उठ रही है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी दोस्तों कमजोरी क्या है? यह एक क्लोज्ड डोर प्रक्रिया है जहां पर सिफारिशें गोपनीय रहती हैं, यानी कि किसे जज बनाना है, किसे सीजेआई बनाना है, किसे कहां का जज बनाना है, यह सब कुछ क्लोज्ड डोर के अंदर होता है। कोई कारण नहीं बताया जाता कि क्यों किसी जज को चुना गया या फिर खारिज किया गया। और इसका दोस्तों नतीजा क्या निकलता है? मनमानी का राज दिखाई देता है। हरीश साल्वे ने दरअसल मार्च के महीने में एक इंटरव्यू में इस डीपली फ्लॉड इसे दरअसल कहा था, और कहा था कि कैश एट होम जैसे घोटालों, यानी कि जैसे जज के घर नकदी के मामले में कॉलेजियम पर्याप्त जांच नहीं कर पाता। उन्होंने साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वरना जनता का भरोसा हमारी न्याय व्यवस्था से डगमगाएगा। और यह सच भी है। साल्वे का दोस्तों यह कदम, जो हाल ही में जस्टिस ऑन कैमरा मामले में एक याचिकाकर्ता को ब्लैकमेलर कहने के रूप में उभरा था, कॉलेजियम सुधार की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ये दरअसल ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सिस्टम की जड़ों को कुरेदने वाली चेतावनी है। अब बात दोस्तों जरा हम भाई भतीजावाद की भी कर लेते हैं। ये जो भाई भतीजावाद की जो बीमारी है, ये सिर्फ राजनीति में नहीं पनप रही, ये न्यायालय में भी घुस चुकी है। ये कॉलेजियम का सबसे काला अध्याय है। जजों के रिश्तेदारों, दोस्तों और पसंदीदा वकीलों को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर साल 2020-25 के बीच में कई जजों की नियुक्तियां ऐसी रही जहां पर परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 20% से ज्यादा जजों के रिश्तेदार पहले ही जुडिशरी में बैठे हुए हैं। यह नेपोटिज्म न्याय को कमजोर कर रहा है। योग्य वकील जो सालों संघर्ष करते हैं बाहर रह जाते हैं, जबकि इनसाइडर आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। साल्वे ने दोस्तों खुद इसे कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल करार दिया, जहां पर प्रॉपर प्रोब की कमी से ऐसे लोग सिस्टम में घुस जाते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होते हैं। ये दोस्तों भाई भतीजावाद न सिर्फ योग्यता को कुचलता है, बल्कि पूरे लोकतंत्र को खोखला करता है। जनता पूछ रही है कि अगर जज खुद चुनते हैं तो फिर भला भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? विवादों के बीच में सरकार और विपक्ष दोनों सुधार की बात कर रहे हैं। 2025 में ही दोस्तों कॉलेजियम पर कॉन्फिडेंस क्राइसिस की चर्चा जोरों पर है। हरीश साल्वे का बयान, जो 5 दिन पहले एक डिबेट में दोहराया गया, यह साफ कहता है कि हर संस्था को रिफ्रेश करने की जरूरत है, और अब वक्त आ चुका है जब कॉलेजियम को भी रिफ्रेश करने की जरूरत है। जजों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, उसमें अब फेर बदल की जरूरत है। एनजेएससी को फिर से लाने की बात हो रही है, जहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी का बैलेंस हो। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो बाधा है वो बनी हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बिना ट्रांसपेरेंसी के कॉलेजियम का अंत ही एकमात्र रास्ता है। हरीश साल्वे का कदम कॉलेजियम के अंत की शुरुआत है। दोस्तों एक ऐसा प्रहार जो सालों की चुप्पी के बाद टूटा है। यह सिस्टम जो न्याय का रक्षक बनना था, भाई भतीजावाद का अड्डा बन के रह गया है। जनता का भरोसा डगमगा रहा है और अगर सुधार नहीं हुआ तो न्यायपालिका की चमक फीकी पड़ जाएगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।
न्यायपालिका से लोगों का भरोसा कम ना हो, इसलिए बदलाव की जरूरत है। समय है कि कॉलेजियम को खत्म करके एक पारदर्शी समावेशी व्यवस्था जो है अब इंट्रोड्यूस कराई जाए, क्योंकि न्याय अंधा होता है लेकिन सिस्टम अंधा नहीं हो सकता। कॉलेजियम सिस्टम की जड़ें साल 1993 के दूसरे दरअसल जजेस ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट्स केस में है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला दिया कि जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार कार्यपालिका से छीन करके न्यायपालिका के पास में होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ जजों का यह क्लब सिफारिशें भेजता है कि जो सरकार को बाध्यकारी होती है, लेकिन 30 साल बाद यह सिस्टम अपनी ही खोदी कब्र में दफन होने को तैयार लग रहा है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता का अभाव है, जवाबदेही का न होना और सबसे घातक भाई भतीजावाद का खुला बाजार। सवाल हर शख्स से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हाल के वर्षों में कॉलेजियम की सिफारिशों पर सवाल की बौछार लगी है। 2015 में एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून जो है लाया गया था, जो कार्यपालिका को भी इसमें शेयर देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि इसी पारदर्शिता को क्या जरूरत थी छिपाने की। तब से अटकलें हैं कि कॉलेजियम का अंत नजदीक है। और अब दोस्तों साल 2025 चल रहा है और इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि क्या कॉलेजियम संवैधानिक है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता का गुस्सा साफ है कि यह सिस्टम न्याय नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस बन के रह गया है। अब दोस्तों ये हमें समझने की जरूरत है कि जो भाई भतीजावाद की जो बीमारी है, ये सिर्फ राजनीति में, सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं पनप रही है। भाई भतीजावाद हर एक सिस्टम में घुसने के लिए आमादा है, और वो सिस्टम जिसमें देश की जनता को आखिरी उम्मीद होती है कि यहां से उसे न्याय मिलेगा। जब हर तरफ से वो थक हार जाता है, तब कोर्ट की चौखट पे जाकर के न्याय की भीख मांगता है। और अगर वहां पर जजों के बीच में ही जजों की नियुक्तियों को लेकर के ही पारदर्शिता न हो, तो फिर न्याय की उम्मीद न्याय के मंदिर से कैसे की जा सकती है। और दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण जस्टिस यशवंत वर्मा का यह मामला चल रहा है, जिसमें उनके आवास पर नोटों के अधजले बंडल बरामद किए गए थे। जब वहां पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है जो आग बुझाने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर अधजले नोटों के बंडल पहुंचते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर को लेकर गंभीर उनके ऊपर आरोप लगते हैं। उनके खिलाफ में दरअसल कार्रवाई की जा रही है। उनकी जो जजी है दरअसल उसको बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। उनके खिलाफ में जो है मोशन लेकर के आया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जो जज हैं वो दरअसल इसी कॉलेजियम की उपज हैं। क्यों कॉलेजियम में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? अगर पारदर्शिता होती, अगर कार्यपालिका का भी इंटरफेरेंस होता, अगर एक प्रॉपर व्यवस्था होती कि एक स्वच्छ जज ही यानी कि एक भ्रष्टाचारी जज ना बैठे जाके सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कुर्सी पर, बड़े ओहदे पर, अगर इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया जाए, कार्यपालिका को भी इंक्लूड किया जाए, तो यकीनन तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जज आज जस्टिस नहीं कहला रहे होते। उनके घर पर भ्रष्टाचार के अंबार के सबूत मिले हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो फिर मुझे ऐसे में लगता है कि जो पूरे देश में मांग उठ रही है, और आप लोग भी भर भर के कमेंट करते हैं कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट को दीमक की तरह खाने में लगा हुआ है। ये हमारी न्याय व्यवस्था को दीमक की तरह चाटने में लगा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो है अपारदर्शिता। क्लोज डोर के अंदर सब कुछ हो जाता है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता। आपने किस जज को जो है सिलेक्ट कर लिया और किस जज को रिजेक्ट कर दिया है, इसका सिलेक्शन आपने कर दिया, कोई आपको रीजन नहीं देना है। और सबसे ज्यादा इसमें 20% आंकड़े बताते हैं, 20% जो मामले हैं वो भाई भतीजावाद के शिकार हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आप दोस्तों ये सवाल पूछा जाना लाजमी है, और ये सवाल पूछा जाना जो है जरूरी भी है, तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा कि कॉलेजियम सिस्टम पर अब अपारदर्शी के जो बादल मंडराते हैं, जो अपारदर्शिता कूट कूट करके भरी हुई है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है, ताकि जो लोग भी जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो, उनसे सवाल पूछे जाएं कि अगर वो किसी एक जज को रिजेक्ट करते हैं,
उसकी नियुक्ति नहीं करते हैं तो फिर कम से कम उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसके लिए वो उसके पीछे का वैलिड रीजन दे सके। लेकिन क्योंकि कोई रीजन ही नहीं दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका भी नाम है जो है नाम को मनोनीत कर दो, उसको तो सरकार को पास करना ही पड़ेगा। तो अब दोस्तों लोगों का गुस्सा इस बाबत फूट रहा है और लोगों का भरोसा न्याय तंत्र में बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, जैसे कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।